नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं पायल सिंह। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एसडीएम थप्पड़ कांड में भगत सिंह सेना के सुप्रीमो नरेश मीणा ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया है। हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा गुरुवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर फोर्ट थाने पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, नरेश मीणा ने सरकार पर क्या आरोप लगाए और अब आगे क्या होगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के चर्चित समरवता एसडीएम थप्पड़ कांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो नरेश मीणा ने गुरुवार को नगर फोर्ट थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे नरेश मीणा ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और इसी सम्मान के तहत सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई सरकार की सोची समझी साजिश है। सरेंडर के बाद पुलिस ने उन्हें टोंक के एसएससी एसटी कोर्ट लेकर पहुंची, जहां सुनवाई के बाद अदालत में उन्हें न्याय का अभिरक्षा में भेज दिया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता फतेह मीणा ने कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बचाव को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं मिला और मामले में एक पक्षीय सुनवाई हुई। राकेश बैंसला ने कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए सरेंडर किया गया है, लेकिन गरीबों, किसानों और मजदूरों और छात्रों की आवाज उठाने का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पंचायत राज चुनाव से पहले नरेश मीणा को जेल में रखकर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकना चाहती है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। यह मामला 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान सामने आया। समरावता गांव के लोगों ने अपने गांव की उनियारी उपखंड में शामिल करने की मांग लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। आरोप है कि मतदान को लेकर के बीच नरेश मीणा ने तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। अगले दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। करीब 9 महीने बाद उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली, लेकिन हाल ही में टोंक की एसएससी और एसटी कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। नरेश मीणा के सरेंडर को देखते हुए नगर फोर्ट थाना पुलिस छावनी में तब्दील रहा। टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित बीएनएसएस की धारा 163 लागू रही। भीड़ जुटाने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट के आदेश के चलते नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी संबंधित ग्राम पंचायत से मांगा, ताकि उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। फिलहाल अदालत ने नरेश मीणा को न्याय का अभिरक्षा में भेज दिया है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर। हमने बिल्कुल शांति से, और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश था कि हर महीने की 2 बार आपको हाजिरी नगर कोर्ट थाने में लगानी है, हर महीने में अपनी हाजिरी नगर कोर्ट थाने में लगाता था। लेकिन इसी बीच में एक पिपलौदी का हादसा जो हुआ, एक भ्रष्टाचार के कारण से, जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया उसके कारण से 7 बच्चे, 2 आदिवासी 2 दलित बच्चे, 7 बच्चे एक स्कूल के गिर जाने से जो उनकी डेथ हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते मैंने अपना धर्म समझकर उन बच्चों के न्याय की लड़ाई में मैं जब शामिल हुआ, वहाँ और लोग भी धरना दे रहे थे, और लोग भी बैठे थे, उन्हीं की तरह मैंने भी शांति से वहाँ धरना दिया, जिस पर मुझे 44 दिन झालावाड़ की जेल में डाला। और उसी को लेकर, उसी की आड़ को लेकर सरकार ने फिर से, जिस तरह से मैंने किसानों की खाद के लिए बात करी, जिस तरह से टोंक में मैंने पानी के लिए बात करी, जिस तरह से मैं पिछले दिनों आम जन के बीच में लड़ाई लड़ रहा था, किसानों की, बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने मेरी आवाज को दबाने के लिए, मुझे अपने कामों से रोकने के लिए मेरी दोबारा से कोर्ट में अपील करी कि नरेश मीणा की जमानत रद्द की जाए। मेरे मामले में कहीं भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, बल्कि राजस्थान सरकार का पीपी, राजस्थान सरकार की पुलिस नगर फोर्ट थाने के माध्यम से एसटी/एससी कोर्ट टोंक में मेरे खिलाफ गई और मेरी जमानत की याचिका खारिज करने की अपील करी, जिस पर माननीय कोर्ट ने मेरी जमानत खारिज की। हमने प्रयास किया हाईकोर्ट में, लेकिन हमें जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, और जैसा कि आप सबको पता है, महीने की हर पहले वीक में मुझे नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगानी थी, और आपने इस दौरान बीच में देखा होगा
सरकार चाहती थी, सरकार की ये लगता था सरकार को कि ये नरेश मीणा सरेंडर नहीं करेगा, नरेश मीणा भगवत तो नरेश मीणा को भगोड़ा घोषित कर देंगे, नरेश मीणा की संपत्ति पे बुलडोजर चला देंगे। और कल मेरा लास्ट दिन है नगरकोट थाने में हाजिरी का। अगर आज मैं यहाँ सरेंडर नहीं करता तो एक और मुसीबत मेरे ऊपर ही लादते, जिसके कारण से मैंने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए, क्योंकि माननीय न्यायालय की जो मेरी जमानत खारिज करी उसकी भी डेट परसों डेट है 8 तारीख, परसों डेट के दिन भी जब कोर्ट का मामला आएगा तो मैंने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए आज अपने आप को न्यायालय की शरण में जा रहा हूँ। सरकार का रवैया, सरकार का नजरिया वो आप सबके सामने है। आपके साथ साथ हजारों युवा साथी भी जेलों में जाने जा रहे हैं। देखो, ये इनका मेरे प्रति भरोसा है, विश्वास है, और इनको लगता है कि मेरा रास्ता जो मैंने चुना है संघर्ष का, जो लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस विश्वास के साथ ये खड़े हैं कि आज मेरी जो हौसला अफजाई करने आए, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा आह्वान भी नहीं किया था, मैंने तो किसी भी तरह से किसी को ये भी नहीं बताया था कि मैं सरेंडर करूंगा। हाँ, मैंने प्रशासन को बताया था कि भाई मैं 6 तारीख को सरेंडर करूंगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में साथी लोग जो हौसला अफजाई करने आए, मेरा विश्वास बढ़ाने आए, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक मंशा पूरी राजनीतिक मंशा है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने देखा कि शायद राजस्थान का ये पहला मामला है इसमें कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर है और उसकी सरकार जाके न्यायालय में जाके उसकी जमानत खारिज करवाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अंता के जो विधायक थे कंवरलाल मीणा, उसके साथ जिस तरह से उसको जेल में डाला हुआ है, ये सरकार मुझे लगता है ऐसा चाहती है कि नरेश मीणा को जेल में डाला जाए, क्योंकि मेरे मामले में जो 166 का जो मामला है समझौता वाला, उसमें ट्रायल पे स्टे, माननीय हाई कोर्ट ने मेरे ट्रायल पे स्टे दे रखा है। ऐसे में मुझे जब ट्रायल पे स्टे, मेरा जो मुकदमा स्टे है, उसके बावजूद किस आधार पर मुझे जेल में रखेंगे, कब तक रखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार की मंशा हो कि मेरा ट्रायल जल्दी से ट्रायल करके और मुझे सजा देके मुझे जेल में परमानेंट जेल में डाले और मुझे आने वाले 2028 चुनाव में लड़ने से रोका जाए। देखिए, सावन का बड़ा अजीबोगरीब संयोग हुआ है। जब आप वहाँ रिलीज हुए जेल से लंबी कस्टडी के बाद, उस दिन बारिश बरसी। देखो, पिछले समय से जो संयोग था वो तो आप देख रहे होंगे। मेरी 3 दिवाली तो चुनाव में निकली है, और मेरा 16 अगस्त को जन्मदिन आता है, वो पिछला जन्मदिन तो झालावाड़ की जेल में भी था, और हो सकता है ये जन्मदिन भी टोंक की जेल में भी थे। सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा है जो इतने लोगों का प्यार मुझे मिलता है। नहीं तो आप सोच लीजिए कि जब किसी आदमी को ये पता लगता है कि उसको कल जेल जाना है, उस पर क्या बीत रही होगी, मेरे परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन जिस तरह से आज ये जन समुदाय मुझे आशीर्वाद देने आया, मेरे साथ खड़ा है, उससे एक विश्वास बढ़ता है और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता मेरे पास सुविधाजनक था, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना लेता तो मुझे लगता है जैसे बाकी लोगों पे मुकदमे वापस हो जाते हैं, मुकदमे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण हार्दिक पटेल का भी देखा होगा, गुजरात का। हार्दिक पटेल का आज एक मुकदमा नहीं है, वो विधायक है। अगर मैं वो रास्ता सुविधाजनक रास्ता अपना लेता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता, तो शायद मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते, मुझे कठिनाई नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, कांटों भरा रास्ता अपनाया है, और उसमें मैं कीमत चुका रहा हूँ जो आपके सामने। अब कानूनी लड़ाई भी है, राजनीतिक भविष्य है। मैं तो मेरे को न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय की शरण में जा रहा हूँ। माननीय HTSC कोर्ट ने मेरी जमानत खारिज करी है, आज अपना शरण के सामने करूँगा, फिर माननीय मुझे विश्वास है कि न्यायालय में सब न्याय करेंगे। मेरे सभी समर्थकों से मेरी अपील है कि एक तो अभी मैं जेल जाऊँगा, कोई भी साथी, कोई भी मेरे चाहने वाले किसी तरह का धरना नहीं करे, किसी तरह की ज्ञापन ना दे, कोई भी प्रदर्शन ना करे। हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था के तहत ही हमें रिलीफ लेंगे। क्या लगता है संघर्ष की सजा मिली है पूरी? हाँ, बिल्कुल कीमत चुका रहा हूँ, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ, उन तानाशाहों से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। ये कीमत है कोटा में ओम बिरला के खिलाफ प्रचार करने की, ओम बिरला के खिलाफ खड़ा रहने की, ये कीमत चुका रहा हूँ। जिस तरह से ओम बिरला ने कोटा हड़ौती को खून चूसा, हड़ौती को जिस तरह से उसने निचोड़ दिया, वही ओम बिरला आप ही की टोंक की धरती पर, आप ही की टोंक की धरती पे बनास पे घात के नाम पर करोड़ों रुपए का रोज भ्रष्टाचार कर रहा है। और मैं अगर ये मेरे पे जब सशर्त हाईकोर्ट ने लगाई थी, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था पिछले 2 साल में, ताकि मुझे दोबारा कोई ऐसा मौका मिले प्रशासन को मेरे पे मुकदमा लगाने का। इसलिए क्योंकि मैंने तो बीच में गाद वाला मामला भी आपको ध्यान है, मीडिया में भी उठाया था, किस तरह से ओम बिरला का भ्रष्टाचार सबके सामने है, टोंक में बनास नदी में हो रहा है, तो उसी की कीमत चुका रहे हैं। आपके आइडियल पायलट साहब हैं, क्या उनसे कोई बात हुई? पायलट साहब से कोई बातचीत हुई? देखो, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, अभी मेरी किसी से बात नहीं। क्या लगता है राजनीतिक? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, और उनको लगता था कि नरेश मीणा कई मुद्दे अभी ऐसे आए जिसमें मैंने अपनी कोई
उसमें उनको लगता था कमजोर हो गया, इसको जेल में डाल देंगे, इसके साथ कोई रहेगा नहीं और इसको जेल में छोड़ना। नरेश 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पहले धारा 163 यहाँ लगा दी जाती है, घटनाओं के ऊपर पाबंदियां देना प्रशासन, क्या डर है? प्रशासन नहीं जाना, प्रशासन नहीं जाने के भाई प्रशासन को क्या डर है? मैं तो ना कोई अपील करी ना कोई आह्वान किया, मैं तो आज मैंने बताया था प्रशासन को कहा था भाई 6 तारीख को मैं सरेंडर करूँगा। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और जो पिपलोदी में जो बच्चे मरे उनमें भी बच्चे आदिवासी थे, भील समाज के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे। और जिस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी दिवस मनाने का कोई दायित्व औचित्य नहीं है, उनको केवल फॉर्मेलिटी के लिए आदिवासी दिवस को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया वो आपके सामने है। जिस आदिवासी समाज ने पूरे पूर्वी राजस्थान से लेकर आरोती तक आप देख रहे हो, ज्यादातर जो सीटें आदिवासी सीटें हैं वो सारी बीजेपी की झोली में दी है। उसके बावजूद भी आदिवासियों को क्या बीजेपी ने प्रतिनिधित्व राजस्थान में देखा है वो सबके सामने। हमारा एक मंत्री है, वो मंत्री टूटा होना जो है वो आप सबके सामने है। पिछली भी इससे दूसरी जो सरकारें रही है उसमें साथ साथ लाल बत्तियां आदिवासी समाज को मिलती थी, लेकिन आज आदिवासियों का कोई प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं है। हर दिन आदिवासियों को चलने का काम इस सरकार करती है। लाल जी ने जब पिछली बार जेल में था, मैंने फ्रेंड्स को बुलाया, मेरी टीम को बुलाया, समझौता किया, लेकिन फजललाल जी समझौते मुकर गए। आज भी उन्होंने कहा था कि हम पूरा मुआवजा देंगे, आज मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा था सारे मुकदमों को खत्म करेंगे, मुकदमा कोई खत्म नहीं किया। 4 मुकदमे समरावतों वाले दिन लगे थे, 4 मुकदमे आज भी वैसे वैसे चल रहे हैं। क्या लगता है पिछली बार कांग्रेस के कई बड़े नेता आपके समर्थन मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे जनता पे भरोसा और जनता आपके साथ। नगर कोर्ट पहुंचने पर इंद्रदेव ने आपका स्वागत किया है, किस तरह की साजिश लगती है आपको? मुझे ऐसा लगता है जैसे कमललाल मीणा को चुनाव से जो चीटिंग एमएलए को सजा देकर और उसको आज जेल में डाल रखा है, मुझे लगता है इनकी ये मंशा कि नरेश मीणा को जेल में डाल दो, ट्रायल चलाओ और इसको भी सजा देके चुनाव लड़ने से रोको। मुझे लगता है 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने का ही नगर निकाय चुनाव भी नजदीक है, पंचायत राज जगन गुजर की जेल में हत्या करनी है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है नरेश मीणा को? अब आज आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ये सरकारें कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। डर लग रहा है नरेश को? नहीं, कोई डर नहीं। पिछली बार भी आपने मुद्दा उठाया था कि जेल के अंदर हथियार है, तो मैंने जो कहा वो सही निकला। मैंने कहा था टोंक जेल में हथियार है, वो हथियार बरामद हुए आप सबके सामने। क्या लगता है इस बार भी कोई साजिश आपके साथ जेल के अंदर? अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। जगन के मामले पर क्या कहेंगे? नरेश साहब निकल जा रहे हैं और ये बड़ा मामला हुआ, जगन को जेल में मारपीट करना, सुरक्षा जेलों में बहुत सारी अव्यवस्था है, उस 4 दीवार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वहाँ इतनी सारी अव्यवस्थाएं, लेकिन उसकी तरफ कुछ का ध्यान नहीं है। मैंने तो जेल से निकलने के बाद भी बहुत सारे जेल के मुद्दे उठाए थे। मैंने वहाँ खाने को लेकर उठाया था, किस तरह से वहाँ कैदबंदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो सारी चीजें मैंने पहले भी उठाई थी। नरेश मीणा को सरकार क्या सोच, लेकिन मेरा ही मानना है, मुझे लगता है ऐसा है कि मेरे ऊपर जो कृपा हो रही है वो ओम बिरला की हो रही है, मेरे ऊपर ओम बिरला की कृपा हो रही है। मुझे एक ऐसा शख्स लगता है जिसको, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे मैनेज करके और एक जमानत खारिज करवा के बार बार 8 महीने पहले, आप ये बता दीजिए थप्पड़ में क्या मुकदमा लगता है? जिस व्यक्ति के खरोंच नहीं आई, वीडियो सबके सामने, विजुअल सबके सामने, थप्पड़ में ज्यादा से ज्यादा 330, 341, 332, 353 आज का में बाधा और एक छोटा सा नॉर्मल मुकदमा। मेरे पे 307 का मुकदमा है, जानलेवा हमले का। क्या मैंने जानलेवा हमला किया? क्या मेरा कोई इंटेंशन था? उस एसडीएम को मैं जानता नहीं था, उसको शक्ल से नहीं जानता था कौन था। एक अचानक कोई घटना हुई और वो विजुअल सबके सामने, वीडियो आज भी आप मीडिया वाले चलाते हैं, कहीं भी वो थप्पड़ में कहीं भी लग रहा है कि मैं कोई जान ले रहा हूँ, उसको मारने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बावजूद पुलिस ने 307 में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा मुझे दुख हुआ, लेकिन कि बाद में चार्ज फ्रेम भी मेरे को 307 में हुआ और जिसके खिलाफ में माननीय न्यायालय हाईकोर्ट गया और माननीय हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा, चार्ज पे स्टे कर रखा, मेरी ट्रायल पे स्टे। लेकिन अभी दुर्भाग्य कि मेरी ट्रायल पे स्टे होने के बावजूद मेरे को जेल में भेज दिया। माननीय न्यायालय में जो भी हुआ, न्यायालय के माध्यम से मदद मिलेगी। भारी तादाद में समर्थक पहुंचा है, किस तरह की क्या करना चाहिए? मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ जनता, एक विश्वास जो रहता है वो बढ़ता है। अगली आज जेल से ऐसा अंदर से जो होता है, जेल जाने के बाद आप सोच सकते हैं, लेकिन आप प्यार मिल रहा था। जब नरेश जेल गए, जब बाहर निकले, तब देखो जनता उसके साथ देती है, जिसको जनता को ये भरोसा हो जाए कि यह व्यक्ति लोगों के लिए लड़ रहा है, दूसरों के लिए लड़ रहा है।
इस व्यक्ति के अंदर अपने लिए कुछ नहीं। मैं 8 महीने यहाँ रहा, 44 दिन मैंने पाप क्या किया, मैंने गलत क्या किया? मैंने उन बच्चों के, अगर मैं उन बच्चों 7 बच्चों के लिए और 15 दिन भूख हड़ताल पे रहा, उनके लिए मैंने धरना दिया, मैंने क्या गलत किया? और उसकी सजा मिल रही है, तो जनता सब देख रही है। नहीं, कोई मायूसी नहीं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। अगली न्याय की प्रक्रिया पर टिकी है। क्या नरेश मीणा को फिर से राहत मिलेगी? यह मामला राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ लाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत की अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया से तय होगी। जयपुर से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसी ही और सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।